अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आप सभी का वेलकम है। आज हम ज्योग्राफी का लेसन नंबर 3 हमारी बदलती पृथ्वी क्वेश्चन आंसर कॉपी पर करेंगे। ठीक है, पहला देखिए, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें आपको क्वेश्चन आंसर लिखना है। पहला क्वेश्चन है हमारा, प्लेटें क्यों घूमती हैं? उत्तर देखिए, पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण प्लेटें घूमती रहती है। मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है और अंदर मेंटल में मैग्मा घूमते रहता है, जिसकी वजह से प्लेटों में गति रहती है, चलती रहती है, घूमती रहती है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, बहिर्जनित एवं अंतर्जनित बल क्या है? वह बल जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं अंतर्जनित बल कहलाते हैं, मैंने आपको बताया था। और जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं वह उन्हें बहिर्जनित बल कहते हैं। जैसे कि मैग्मा अंदर घूमता रहता है और इस तरीके से जो भी चेंजेस अंदर से होते हैं वो होते हैं अंतर्जनित बल, और जो बाहर से होते हैं, बारिश होती है, पानी की वजह से नदी बहती है, समुद्र बहते हैं, ये सब बहिर्जनित बल कहलाते हैं। ये अपरदन और निक्षेपण वगैरह सभी बहिर्जनित बल हैं। आगे आ जाइए, अपरदन क्या है? भूपृष्ठ पर बहता हुआ जल, पवन, हिम जैसी विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले कटाव छटाव को अपरदन कहते हैं। ये मैंने आपके लिए शॉर्ट करके आंसर लिखे हैं ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। भूपृष्ठ पर यानी कि स्थलमंडल पर बहता हुआ जल, पवन, हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा, जब मैंने बताया था आपको कि पानी का बहाव ज़्यादा हो या फिर वो अपने साथ मिट्टी को, पत्थर को तोड़कर बहाकर ले जाए तो वो क्या कहलाता है? अपरदन। क्योंकि जो चट्टान थी या कुछ थी उसमें से थोड़ी सी कट गई, थोड़ी सी छट गई, कटाव छटाव क्या कहलाते हैं? अपरदन कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बाढ़कृत मैदान का निर्माण कैसे होता है? ये मैंने आपको समझाया था कि जब नदी अपनी जगह से बढ़कर बहने लगती है, बाढ़ आती है, और उसके बाद फिर बाढ़ खत्म होने के बाद जब पानी का बहाव कम होता है दोबारा से, तो फिर जो मैदान उसने बढ़ाया था उसको फिर से छोटा कर लेती है, फिर अपनी जगह पर आ जाती है। तो जो मैदान से पानी उतर चुका, अब रह चुका, वहाँ पर खाली प्लेस हो गया, पानी चला गया। लेकिन जब बाढ़ आई थी, जब नदी बही थी, तो वहाँ पर अपने साथ जो तलछट बहा कर ले गई थी वो उसी ज़मीन पर, उसी मैदान पर जम गया। तो फिर क्या हुआ? वो मैदान काफ़ी उपजाऊ हो जाता है। वहाँ से पानी उतरने के बाद जो खाली जगह रह जाती है, बाढ़ के गुजर जाने के बाद, वो बाढ़कृत मैदान का निर्माण करती है। देखिए इसको आपको कैसे लिखना है। जब नदी अधिक बहाव के कारण अपने तट से बाहर बहने लगती है तब बाढ़ आती है। क्लियर है? और फिर कुछ समय बाद जब वापस अपनी जगह पर आती है तो उस बचे हुए क्षेत्र में बाढ़कृत मैदान का निर्माण होता है। ऐसे मैदान बहुत उपजाऊ होते हैं। इजी लैंग्वेज में करके आपके लिए लिखा है मैंने। ठीक है, अब आगे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 4 है ये, बालू टिब्बा क्या है? मरुस्थलीय भागों में पवनों के द्वारा रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहाकर ले जाती है। हवा क्या करती है? बहुत सारी रेत को एक जगह से उठाया और दूसरी जगह ले जाकर छोड़ दिया। हवा से वो जब एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं, जब पवन का बहाव रुकता है तो यह रेत गिरकर छोटी पहाड़ियाँ बनाती है। फिर हवा हल्की हो गई और फिर वो रेत कहीं और जाकर जम गई, चली गई थी हवा के साथ और फिर हवा कम होने पर वहीं पर जम गई। इनको बालू टिब्बा कहते हैं। इतने भी छोटे नहीं होते जितने आप समझ रहे होंगे, ये भी काफ़ी बड़े बड़े होते हैं। पवन की गति भी काफ़ी ज़्यादा होती है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, समुद्री पुलिन का निर्माण कैसे होता है? जब समुद्री किनारों पर समुद्री अवसाद जमा हो जाते हैं और समुद्र का कुछ भाग समुद्र से कटकर एक झील का रूप ले लेता है, उसे समुद्री पुलिन कहते हैं। समुद्र में से कुछ एरिया अलग हो जाता है तो उसको समुद्री पुलिन कहा जाता है। आगे देखिए, चाप झील क्या है? ये भी मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि नदी जो होती है वो सांप की तरह से ऐसे टेढ़ी टेढ़ी बहती है, लेकिन जब बहाव ज़्यादा होता है तो वो अपनी जगह बढ़ा लेती है और फिर जब उससे कुछ एरिया अलग हो जाता है, पानी के साथ ही, पानी के बिना नहीं, पानी उतर गया तो फिर वो बनेगा बाढ़कृत एरिया। लेकिन अगर उसमें पानी मौजूद है और फिर वो थोड़ी सी अलग हो गई है नदी से,
कटकर अलग हो गई है तो फिर वो चाप झील कहलाती है। पानी भरा हुआ एरिया झील कहलाता है। जब नदी टेढ़ी मेढ़ी सांप के आकार में बहती है और जब नदी का बहाव तेज़ हो जाता है तो कुछ स्थानों में नदी कठोर चट्टानों को भी काटकर सीधी बहने लगती है, जिसे विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं और अलग अलग झील बनाते हैं, जिसे चाप झील या गोखरू झील कहते हैं। क्लियर है? ये क्वेश्चन आंसर्स के बाद आपका अगला क्वेश्चन जो है वो है सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। यहाँ तक ये क्वेश्चन आंसर हैं, उसके बाद ये सही विकल्प हैं। तो इसको मैं बुक में कर रही हूँ, लेकिन आपको इसको कॉपी पर भी लिखना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सी समुद्री तरंग की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए शैल, ऑप्शन 2 किनारा, ऑप्शन 3 गुफा। तो कौन सी नहीं है पता होगा आपको भी जी, शैल। तो हम शैल को इस तरीके से राइट लगाएंगे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2, हिम नदी के निक्षेपण की विशेषता है। कौन सी है विशेषता हिम नदी की? हिम नदी कैसी होती है? बर्फ़ की नदी होती है। बाढ़कृत मैदान है, उसकी विशेषता क्या? नहीं। पुलिन है? नहीं। हिमोड़ है। क्या है? हिमोड़। इसके नाम से भी लग रहा होगा आपको, हिम नदी हिमोड़। आगे देखिए, थर्ड है आपका, पृथ्वी की आकस्मिक गतियों के कारण कौन सी घटना होती है? पृथ्वी की आकस्मिक गति यानी कि अचानक होने वाली, मैंने आपको बताया था ज्वालामुखी अचानक होता है, वलन अचानक होता है, या फिर बाढ़कृत मैदान अचानक बन जाते हैं। तो ये भी जानते हैं आप कि ज्वालामुखी अचानक से फूटता है, तो इसका आंसर लगाएंगे हम ज्वालामुखी। अगले देखिए, छत्रक शैलें पाई जाती हैं। कहाँ पर पाई जाती हैं छत्रक शैलें? पहला ऑप्शन है रेगिस्तान में, दूसरा नदी घाटी में, तीसरा हिमनद में। कहाँ पर पाई जाती है छत्रक शैलें? रेगिस्तान में, जो छतरी जैसी शैल बन जाती है। नंबर 5 देखिए, चाप झील यहाँ पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? अब इन तीनों में से बताना है आपको, हिमनद, नदी घाटी या रेगिस्तान। चाप झील कहाँ पर पाई जाती है? जाहिर है नदी है, नदी से निकलती है वो, तो फिर कहाँ पर होगी? नदी घाटी पर। ठीक है, अब ये विकल्प के और क्वेश्चन के बाद आपका क्वेश्चन है जोड़े बनाओ। ये देखिए, निम्नलिखित स्तंभों को मिलाकर सही जोड़े बनाइए। इससे जो रिलेटेड है वो हमें यहाँ से मैच करना है। अब मैं आपको ये बुक में करके दिखा रही हूँ, आपको बुक में भी मैच करना है और कॉपी पर इसको उतारना है। चाहे तो आप सामने सामने आंसर उतार लें या फिर मैच कर लें, इसको ब्लैक और इसको ब्लू से लिखकर, या दोनों को ब्लैक से लिखकर ब्लू से लाइन ड्रॉ करके मैच कर लें। ठीक है, मैच करिए। हिमनद, हिमनद क्या होता है? बर्फ़ की नदी, सभी जानते हैं। मिलाइए, हिमनद किससे मिलेगा? बर्फ़ की नदी से। अगला है विसर्प, विसर्प किससे मैच होगा? नदियाँ, नदियाँ ही तो विसर्प बनाती हैं, तो विसर्प मैच कीजिए नदियाँ से। अगला है पुलिन, पुलिन किससे मैच होगा? समुद्री तट, छत्रक शैल, पृथ्वी का कंपन, समुद्री भृगु, कठोर संस्तर शैल, रेगिस्तान। पुलिन किससे मैच होगा? समुद्री तट। पुलिन कहाँ पर होता है? समुद्री तट पर। आगे देखिए, बालू टिब्बा, बालू टिब्बा कहाँ था? अभी पढ़ा था हमने, रेगिस्तान। रेगिस्तान से मैच कीजिए बालू टिब्बा को। आगे देखिए, नेक्स्ट है जलप्रपात, जलप्रपात किससे मैच होगा? कठोर संस्तर शैल, जो पानी से पत्थर की शैल जो होती है, चट्टान होती है, कट जाती है, उसे कहते हैं जलप्रपात बनाते हैं वो। तो किससे मिलाना है इसको? कठोर संस्तर शैल। ठीक है, मैच कीजिए। आगे देखिए, भूकंप, भूकंप क्या होता है? पृथ्वी का कंपन, तो इससे हम पृथ्वी का कंपन से मैच करेंगे। यहाँ पर ये दो एक्स्ट्रा हैं,
चाहे तो आप इन्हें ना लिखें कॉपी पर और इस मैचिंग को कॉपी पर कंप्लीट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कारण बताइए। जैसे कि आप देख रहे होंगे अपनी बुक में, कुछ शैल छत्रक के आकार के होते हैं, बाढ़कृत मैदान उपजाऊ होते हैं, क्यों? यानी कि कारण बताना है, क्यों होते हैं, कैसे होते हैं। समुद्री गुफा स्टैक के रूप में परिवर्तित हो जाती है, भूकंप के दौरान इमारतें गिरती हैं। ये भी हम कॉपी पे करते हैं। तो चलिए देखिए आंसर। ब्लैक से क्वेश्चन लिखकर आपको फिर ये आंसर लिखना है कॉपी पर। मरुस्थलीय भागों में पवनों के साथ चलने वाले रेत के कण मार्ग में पड़ने वाले चट्टानों के निचले हिस्से को अधिक घर्षित करते हैं और ऊपरी हिस्सों को इन पवनों से घर्षण काफ़ी कम होता है। इसलिए निचले हिस्सों की चट्टानें काफ़ी घिस जाती हैं और ये चट्टानें छतरीनुमा आकार की बन जाती हैं। ऊपर से ज़्यादा और नीचे से कम, जैसे छतरी होती है उस तरीके से ये बन जाती हैं। इसे छत्रक शैल कहा जाता है। अब अगला देखिए, बाढ़कृत मैदान बहुत उपजाऊ होते हैं। ये भी आप जानते हैं रीज़न। बाढ़ के समय नदी के साथ काफ़ी मात्रा में मलबा और अवसाद बहते हैं। इन अवसादों या मलबों में काफ़ी मात्रा में ह्यूम्स होती है जो बाढ़कृत मैदान को उपजाऊ बना देती है। अगला देखिए, समुद्री गुफा स्टैक के रूप में परिवर्तित हो जाती है, क्यों होती है, क्या कारण है? समुद्री तरंग के अपर्दन एवं निक्षेपण तटीय स्थलाकृतियाँ बनाते हैं। अपर्दन और निक्षेपण से तटीय स्थलाकृतियाँ बन जाती हैं। समुद्री तरंगें लगातार शैलों से टकराती रहती हैं जिससे दरारें विकसित होती है। पानी के बार बार टकराने से क्या होता है, दरारें बन जाती हैं। समय के साथ यह बड़ी और चौड़ी हो जाती हैं, फिर वो धीरे धीरे बड़ी होने लगती हैं। इसको समुद्री गुफा कहते हैं। इतनी बड़ी हो जाती हैं जैसे कि गुफा होती है। इन गुफाओं के बड़े होते जाने पर इनमें केवल छत ही बचती है। नीचे से खाली हो जाता है पानी के बहने की वजह से और ऊपर केवल छत ही बचती है, जिससे तटीय मेहराब बनते हैं। इस तरीके से बताया था मैंने आपको कि मेहराब बन जाते हैं। लगातार अपर्दन छत को भी तोड़ देता है और केवल दीवारें बचती हैं। फिर क्या होता है, छत भी टूट जाती है और सिर्फ दीवारें बचती हैं। दीवार जैसी इन आकृतियों को स्टैक कहते हैं कि पानी में इस तरीके से खड़ी रहती हैं। ठीक है। अब अगला है, भूकंप के दौरान इमारतें गिरती हैं। आपको कारण बताना है कि क्या कारण है कि इमारतें गिरती हैं। भूकंप के दौरान पृथ्वी की सतह पर काफ़ी कंपन होता है और इस कंपन से मकान या इमारतें हिलने लगती हैं और इससे मकान या इमारतें गिरने लगती हैं। अधिकांश इमारतें भूकंपरोधी नहीं होती। भूकंपरोधी भी इमारतें बनती हैं। आजकल नई टेक्नोलॉजी है काफ़ी, तो हल्के फुल्के झटकों से उनको कुछ नहीं होता, लेकिन जो भूकंपरोधी इमारतें नहीं होती हैं वे गिर जाती हैं और ज़्यादा ही अगर तीव्रता है, ज़्यादा तीव्रता से तो उनको भी नुकसान हो जाता है जो भूकंपरोधी हैं। ठीक है, तो ये कारण है कि इमारतें गिरती हैं। इसको कॉपी पर कंप्लीट कर लेंगे सभी बच्चे। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।